सॉरी, सो वी वर देयर दैट कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मोर विगरसली वाइब्रेट करने लगते हैं और एक दूसरे से अपार्ट चले जाते हैं। अपार्ट जाते हैं तो उनमें गैप होता है वो बढ़ जाता है। गैप बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। और जो डेंसिटी होती है गैस की वो क्या करती है, उन्होंने कहा डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और इंक्रीज़ करती है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो सेम जो चीज़ होती है वो साउंड के साथ भी होती है। जो साउंड की स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ठीक है, साउंड की स्पीड जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं जब उनको एनर्जी दी जाती है। जब उनको टेम्परेचर दोगे, हीट एनर्जी देने से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो वाइब्रेशन उसको ट्रैवल भी जल्दी करेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। एंड जब हम गैस में ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस कर देते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। अब अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो वाइब्रेशंस का ट्रैवल करना और भी क्या होगा? आसान होगा। तो ऐसे हमारी स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी बढ़ाने से और टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। लेकिन प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हमारे पास क्या लग रहा है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है? डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर देती है। इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। जब इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट होगा तो प्रेशर हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है उसके साथ जो हमारा साउंड ऑफ स्पीड की साउंड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज अ चेंज द डेंसिटी इन द सेम प्रपोर्शन। डेंसिटी भी क्या है? सेम प्रपोर्शन में चेंज होती है। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, समझो इस बात को कि क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग प्रेशर को क्या करोगे? इंक्रीज़ करोगे। मान लो मैंने ये हमने ऐसा कोई लिया है अपने पास, मीडियम लिया, उसमें ऐसे पार्टिकल्स बैठे हैं, थोड़ी सी स्पेस है, मान लो इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर लगा रही हूँ, अब हम प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, प्रेशर लगा रही हूँ तो ये कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेस होने के साथ साथ जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, जितना प्रेशर कम होगा डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी? कम। तो ऑन द होल जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ना तो कम होगी ना तो क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। राइट, तो ऐसे हमारा जो प्रेशर है वो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है। राइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स। पहले हमने क्या किया? लॉन्गिट्यूडनल वेव को स्टडी किया, कौन से मीडियम में? गैसियस मीडियम में। अब हमने बोलना है कि जो हमारी स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की, किसकी स्पीड है हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो क्या करती है? इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। कौन से स्प्रिंग में? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। मतलब जब आप स्प्रिंग को खींच देते हो तब उसमें जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो टेंशन होती है, टेंशन समझते हो ना? जो जब आप स्प्रिंग को पुश करोगे, जब आपने स्प्रिंग को पुश या पुल किया तो उसकी वजह से उसमें एक टेंशन जनरेट होती है, मतलब फोर्स जनरेट होती है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? टेंशन का नाम देते हैं। एंड मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ द स्ट्रिंग इट इज़ गिवन एज v इज इक्वल्स टू, इसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम, और अगर हमारी टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी? ज़्यादा। उसका हमने क्या ले लेना है? अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है कैसे ड्राइव किया है, तो जस्ट गो थ्रू इट एज सच। राइट, आगे हमारे पास क्या है कि जब हमारी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है। वेव ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज उसमें क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन में होता है जब हमारी लाइट वेव ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो वो बेंड कर जाती है, उसमें रिफ्रैक्शन होती है। सिमिलरली अगर हमारी साउंड वेव ट्रैवल करे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो सेम इन द सेम मैनर जैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करती है? चेंज करती है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउंड की स्पीड एयर में सबसे कम होती है। ठीक है, एयर में सबसे क्या होती है? कम, और वाटर में क्या होती है? उसके ज़्यादा। वाटर में क्या होती है? उससे ज़्यादा होती है। द स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या कर जाती है? चेंज, बट द फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज नहीं होती। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, लाइट वाला केस सेम है कि अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, 5 नंबर ऑफ साइकिल्स जा रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हमारे पास
ये हमारा एक इंटरफेस है, यहाँ से कोई फ्रिक्वेंसी आ रही है, इसमें 5 साइकिल हैं, तो जितने साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स आ रहे हैं यहाँ पर बेंड होने के बाद भी उतने नंबर ऑफ साइकिल्स जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली जितने भी हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स वेव साउंड वेव के ट्रैवल कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ साइकिल साउंड वेव के वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करेंगे, रेदर देन कि उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज है। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी मतलब साउंड की इंटेंसिटी, अगर साउंड पहले बहुत ज़्यादा क्या था श्रिल था, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसकी इंटेंसिटी में क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो जब साउंड वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करता है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आती है और इसकी इंटेंसिटी भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। सिर्फ कौन से केस को छोड़कर, जब वो इंसिडेंट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री सेम कि नॉर्मली वो फॉल कर रहा है, तो उस केस में हमारी जो साउंड वेव होता है उसमें कोई इंटेंसिटी में या वेवलेंथ में चेंज नहीं आता है। साउंड वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी की सारी जो रेज हैं इनसे जो हमारी साउंड वेव होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं और पार्टिकल्स भी परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नो मीडियम। लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, साउंड हमारा क्या है, मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो फिर आगे उन्होंने डिफरेंस दिया है, ये आप लोग पढ़ लेना कि जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, और एयर में जो हमारी साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन सॉलिड में कैसी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स हो सकती हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 330 और 40 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं लाइट वेव्स, लेकिन साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, राइट। उसके बाद था हमारे पास ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये उसमें वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था कि अगर आपने साउंड को, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, नॉर्मल होता है, और वो ऐसे ही सेम मीडियम में वापस चली जाती है। सिमिलरली सेम मेथड फॉलो होता है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, जो लाइट के लिए लगता है, वही रिफ्लेक्शन का लॉ साउंड के लिए भी लगता है। कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लॉक रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, इसके पीछे दीवार है, इसके यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीन रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर कान लगाकर सुनते हो तो ये क्या करेगा, साउंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, वापस आएगा, और आपको दूसरी साइड भी आपका साउंड करने का सुनाई देगा। आपने यहाँ पर, सॉरी डायग्राम गलत बन गई है, अगर मैंने यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, क्लॉक, यहाँ पर आप अपना कान लगाकर सुन रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से जो साउंड है वो आएगा, यहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर जाकर पहले इंसिडेंट करेगा, ये हमारा नॉर्मल है, ये सारे का सारा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर आपके कान में पड़ेगा, तो आपको यहाँ से भी साउंड क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई देगा। तो इन द सिमिलर मैनर, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इन द सिमिलर मैनर हमारा जो साउंड है वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। साउंड के रिफ्लेक्ट करने के लिए सेम लॉज होते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉज जो हैं हमारे लाइट के, वो साउंड के लिए भी वैलिड है। उसके बाद हमारा क्या था कि कंडीशन है कि अगर हम चाहते हैं कि साउंड हमारा रिफ्लेक्ट हो, तो रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका साइज जो साउंड की इंटेंसिटी है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बेसिक बात है कि अगर यहाँ से इतनी इंटेंसिटी का साउंड आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी साउंड की जा रही है, और यहाँ पर आपका मीडियम इतना छोटा सा ही है जहाँ से जाके उसे स्ट्राइक करना है, तो किस इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी है वो तो ऐसे पास आउट हो जाएगी, तो क्या इसके साथ वो स्ट्राइक कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए आपका जो स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके साथ साउंड ने जाकर क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, वो आपका सरफेस जो है, वो आपका ऑब्स्टेकल जो है, वो क्या होना चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा साउंड क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, अदरवाइज हमारा साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास है एक्को या इको जिसको आप बोलते हो। एक्को जो होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब एक पर्सन एक जगह पर खड़ा है और दूसरी जगह कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल पड़ा है उसके रास्ते में, वहाँ से साउंड टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है और वापस हमें सुनाई देता है। जैसे आपको डबल साउंड, जैसे आप ऑडिटोरियम में जाओ, ऑडिटोरियम अगर खाली है, वहाँ पर कोई नहीं है, अगर आप ऊंची बोलोगे, बहुत लाउड वॉइस में आप कुछ बोल रहे हो, तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एको कहते हैं। एको के लिए कुछ कंडीशंस थी, उसमें सबसे पहली मेन कंडीशन क्या थी कि जो आपका ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, जो आपका क्या है, ओरिजिनल साउंड है, वो रिफ्लेक्टिंग साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड है, दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए।
अगर आपको रिफ्लेक्टिंग साउंड 0.1 सेकेंड के बाद सुन रहा है तभी आपको एको सुनाई देगी, अदरवाइज आपको एको सुनाई नहीं देगी। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर द एको। कि एको प्रोड्यूस करने के लिए मेन कंडीशन हमारी क्या है कि जो आपका ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टिंग साउंड है दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, जहाँ इससे ज़्यादा गैप होना चाहिए। इसके ज़्यादा अगर इससे कम गैप होगा, 0.1 सेकेंड से कम गैप होगा तो हमें एको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरा क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा मैटर करता है, लेकिन हर केस में डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, अलग। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड क्या है, हर एक मीडियम में अलग अलग है। एयर में साउंड की स्पीड कितनी है, 340, तो उसके लिए हमारा डिस्टेंस कितना आया, 70। मतलब अगर आप एयर मीडियम में प्रेजेंट हो, मतलब आप किसी हिली एरिया में गए हो, माउंटेनियस एरिया पे गए हो, वहाँ पर एक बड़ी सी हिल से आप खड़े होकर देख रहे हो कि कितने टाइम के बाद अपना साउंड जो है रिफ्लेक्ट करेगा, उसको टाइम हमेशा सेम रहेगा। टाइम की कंडीशन कभी चेंज नहीं होगी। टाइम हमेशा हमारा कितना रहना चाहिए, 0.1 सेकेंड से ज़्यादा या 0.1 सेकेंड। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द मीडियम। मीडियम एयर है तो डिस्टेंस कितना होगा, 17 मीटर। मीडियम वाटर है तो उसमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक केस में जो हमारा मेन कंडीशन जो रहेगी, जो अनचेंज रहेगी, वो क्या होगी हमारी, टाइम की, कि एटलीस्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्शन का साउंड अगर आएगा तो ही हमें साउंड सुनाई देगा। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है हर जगह, D इज इक्वल्स टू VT/2। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2D इंटू वी। 2D हम क्यों लेते हैं इसमें डिस्टेंस, क्यों, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैंने कुछ बोला, यहाँ पर कोई पहाड़ी है उसके साथ ये टकराया, पहले डिस्टेंस जाएगा, पहले हमारा जो साउंड है वो जाएगा, ट्रैवल करेगा ओरिजिनल साउंड, फिर यहाँ से क्या आएगा, वापस आएगा। दैट मीन साउंड पहले जा रहा है D डिस्टेंस, फिर वापस आ रहा है D डिस्टेंस, तो D+D हमारा टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2D। दैट्स वाई इस केस में हम अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें एक एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, क्या, कांस्टेंट ऐड करते हैं, कितना, 2। वो क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा 2 बार ट्रैवल करता है, साउंड 2 बार ट्रैवल करता है, इसलिए हम लोग इसमें 2 फैक्टर को ऐड कर देते हैं, राइट। तो दीज आर द 2 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन के साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर आप होगे, अगर आप एयर में खड़े हो, मतलब एयर आपका मीडियम है, तो उसमें एटलीस्ट ओरिजिनल साउंड जो बोल रहा है उस व्यक्ति और जिसके साथ वो टकरा कर वापस आएगा, उन दोनों के बीच में मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होगा, तभी आपको एको सुनाई देगी, अदरवाइज सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपको देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बार बार साउंड टकरा कर वापस आई जा रहा है, तो साउंड क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए आपको उसको एको सुनाई देगी, तो उसको हम रिवर्बरेशन कह देते हैं। ठीक है, मतलब इसको जब आप बोल रहे हो ताजमहल में या सिकंदरा महल में कहीं पर भी जाकर ऐसे बोलोगे तो आपको एक से ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्टिंग साउंड सुनाई देगा, उसको हम क्या कह देते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं किसके लिए, आपके साउंड को आपकी एको को सुनाई देने के लिए आपकी क्या है, कंडीशंस हैं। तो यही जो स्पीड जो हमारी जो अगर आपका मीडियम क्या हो, सी वाटर हो, तो उसमें आपका जो सी वाटर मीडियम में आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 70 मीटर होगा, तभी आपको रिफ्लेक्टिंग साउंड सुनाई देगा, अदरवाइज आपको रिफ्लेक्टिंग साउंड नहीं सुनाई देगा। तो दूसरा जो है उस केस में दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़, जो रिफ्लेक्टर है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रादर देन कि रिफ्लेक्टर का साइज़ क्या हो, छोटा। अगर रिफ्लेक्टर का साइज़ छोटा होगा तो आपको एको सुनाई नहीं देगी, अगर रिफ्लेक्टर का साइज़ बड़ा है तभी आपको एको सुनाई दे सकती है। दूसरा, थर्ड कंडीशन क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है should be such that the reflected sound reaching the ear is sufficiently loud to be audible। साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद भी वो आपका साउंड क्या हो, आपको ऑडिबल हो। अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है वो कम है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, कम, मतलब जो आपने साउंड भेजा है उसकी इंटेंसिटी पहले से ही कम है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब आपका जो ओरिजिनल साउंड है वो इतना लाउड इनफ होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी आपको सुनाई दे सके। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर एको, राइट। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ एको। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं किसी की स्पीड को, ठीक है, या किसी का डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा, V इज इक्वल्स टू 2D/T रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अब ये एको कहाँ यूज़ होती है, एको से डिफरेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी है, साउंड रेंजिंग। दूसरी वाली एप्लीकेशन कौन सी है, इको डेप्थ साउंडिंग बाय द यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने पहले डिस्कस किया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज फ्रीक्वेंसीज मच ग्रेटर देन
20 किलो हर्ट्स। अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा है, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को कौन कौन यूज़ करता है, ये तो हम लोग तो सुन नहीं सकते इनको, तो डॉल्फिन्स और जो बैट्स होती हैं वो इनको सुनती हैं, ठीक है। डॉल्फिन और बैट्स जो हैं वो इनको सुनती हैं। अब जो बैट्स होते हैं वो साउंड रेंजिंग को यूज़ करते हैं, एक्कोस को यूज़ करते हैं, किस काम के लिए, ये अपना प्रे डिटेक्ट करने के लिए, कि उनका जो शिकार है, जो रास्ते में कुछ खाना है, उन्होंने कोई इंसेक्ट आ रहा है उनके रास्ते में, तो वो कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, उनको दिखता तो नहीं है, अंधेरे में इधर उधर वो उड़ती रहती हैं बैट्स जो होती हैं। तो ये होता कैसे है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करती हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स उनके एमिट होती हैं, तो वो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करेंगी तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, मतलब उनकी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कितने हैं, 20,000 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा है उनके नंबर ऑफ़ साइकिल्स, तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स इतने ज़्यादा है तो वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो जाके वो प्रे के साथ टकराएंगी, टकराकर उनकी एको क्या आएगी, वापस आएगी। ऐसे वो सेंस कर सकती हैं कि उनके रास्ते में कोई क्या है, प्रे है। सिमिलरली जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी ऐसे डिटेक्ट करती हैं कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करेंगी, उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल होगा तो उसके साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स स्ट्राइक करेंगी, स्ट्रक करने के बाद वो वापस आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर उनको वो साउंड सुनाई देगा, उनको पता चल जाएगा कि उनके रास्ते में हंटिंग के लिए कुछ है या फिर कोई वैसे ऑब्स्टैकल आ रही है जिसके उनको बचकर दूसरी साइड से निकलना है। ऐसे जो फिशरमैन होता है या जो ट्रैवलर मैन्स होते हैं उनके बीच में भी वो भी क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स सोर्स होता है उनके पास भी, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटर होता है, उनसे वो वाइब्रेशंस को सेंड करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करते हैं। अगर उनके रास्ते में कोई फिश आ रही है या कोई और ऑब्स्टैकल है तो वो क्या करेगा, उसके साथ जाकर स्ट्राइक करेगा, सिग्नल स्ट्राइक करने के बाद वापस आएगा, और जो उसमें रिसीवर लगा होगा वो उनको बता देगा कि इतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर कोई फिश है, यहाँ पर कोई ऑब्स्टैकल है, तो जैसे वो सेंस कर पाएंगे, वहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे और अपनी फिश को कैच कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था, ये रह गया था हमारा, कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें सूटेबल हैं फॉर वैरायटी ऑफ यूजेस के लिए ऑडिबल साउंड की। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अल्ट्रासोनिक वेव की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं एको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बाय बैट्स और डॉल्फिन्स और एनी फिशरमैन। ये कौन सी है कि ये बिना डेविएट किए हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, मतलब इनमें कोई डेविएशन नहीं होगी पाथ में, मतलब ना तो उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी ना उनकी वेव लेंथ, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। दूसरा, दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम। हम एक छोटी सी अगर इनको नैरो बीम, नैरो पता ना, बहुत छोटा सा रास्ता भी प्रोवाइड करें तो उसमें से भी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या कर जाती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब, दे कैन नॉट ईजिली एब्जॉर्ब इन अ मीडियम। इसका क्या मतलब है कि इनकी इंटेंसिटी लॉस नहीं होती है जब ये मीडियम में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, राइट। ये अब्जॉर्ब्ड नहीं होते, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं जब ये ट्रैवल करेंगे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो एक मीडियम में ट्रैवल करते करते इनकी जो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी है वो अब्जॉर्ब नहीं होती है, ये सीधा सीधा ऐसे ही क्या करेंगे, अपनी बिना इंटेंसिटी को लूज़ किए हुए ही ये ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो इसके साउंड रेंजिंग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉल्फिन यूज़ करते हैं, बैट यूज़ करते हैं और फिशरमैन यूज़ करते हैं। और एक हमारे पास है सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड रेंजिंग तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, नेविगेशन। नेविगेशन मतलब हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, ये किस में यूज़ होता है, हमारे जो सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, सबमरीन्स में जो ये यूज़ करते हैं लोग, मतलब पानी के अंदर अगर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उन्होंने सबमरीन्स में क्या लगाए होते हैं, सोनार लगाए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स सेंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगा होगा, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है, एक क्या होता है रिसीवर, और एक क्या होता है जो भी ऑब्स्टैकल पड़ी है वो है। तो क्या होता है, ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करता है शिप में से या सबमरीन्स में से, सिग्नल जा रहे हैं, लास्ट में कोई ऑब्स्टैकल आया मान लो यहाँ पर, तो उसके साथ वो टकराया, ठीक है। टकराकर उसने अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उसने उसको एमिट किया, वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ पर गया, रिसीवर के पास। रिसीवर ने उसको डिटेक्ट किया तो उसको पता चल गया कि उसके बाद फॉर्मूला उनके अंदर फिट होता है सारा का सारा सिस्टम, कि वो खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके फिर वो बता देता है कि आपका ऑब्स्टैकल कितनी दूरी पर है और आपने वहाँ से शिप को टर्न करना है या फिर शिप को उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है या उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये साउंड नेविगेशन में हेल्प करता है, राइट। ऐसे ही हमारे पास रडार होता है। रडार में हम लोग
क्या रडार की क्या फुल फॉर्म होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार की क्या थी? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी एक एको मेथड है जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड ऑल्सो फाइंड द इट्स रेंज। अ सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव। इस केस में देखो हम क्या यूज करते हैं, सोनार में हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। इनको स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन चल रहा है। अब एरोप्लेन में क्या लगा होगा? रेडार। एरोप्लेन में रेडार लगा होता है, तो एरोप्लेन में रेडार हमेशा सिग्नल सेंड करता है रेडियो वेव्स की फॉर्म में। अगर कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल होगी तो वो रेडियो वेव्स के साथ स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस आएंगी और रडार में लगा हुआ जो सिस्टम है वो उस वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देगा कि ऑब्स्टेकल आपका इतनी दूरी पर है, तो प्लेन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है या प्लेन को थोड़ा सा टर्न लेना है, तो वो प्लेन को वहाँ से पता चल जाएगा। मतलब बोथ इन सोनार एंड रडार द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दोनों ही चाहे वो सोनार हो चाहे वो क्या हो, रडार हो, दोनों में ही जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे जाते हैं ताकि ईजिली डिटेक्ट हो पाए कि ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पर है, राइट। एंड लास्ट एप्लीकेशन इज यूजेस ऑफ एको इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में आपने सुना अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है? आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है कि अगर बॉडी में कोई ऑर्गन डिफेक्टिव हो गई है या फिर किसी में कोई ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है जिसको डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड करवा लो, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है? हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स की हमें इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो है, जो फिर एक्कोज हैं उसमें भी अल्ट्रासाउंड एक्कोज जो होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड की एक्कोज है उसको यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक स्कैन्स करने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एक्कोज को यूज़ करते हैं। कौन सी एक्कोज? अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक्कोज को यूज़ करते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती हैं। वहाँ ह्यूमन बॉडी हमारी ऑर्गन्स जो है वो एज अ ऑब्स्टेकल एक्ट करती है, वहाँ से साउंड वापस एमिट होता है और वहाँ पर हमें एक इमेज बनकर दिखाई देती है जो कि आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर की सारी स्टेट बताएगी कि आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो ख़राब होने वाली हैं या उसमें कोई कैंसरस डिसीज़ है या कुछ ऐसा ट्यूमर बन रहा है या कुछ भी ऐसा हो, तो वो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है। So this is all about this chapter and I hope this is clear to all of you right now. तो अब आप इसको देख लेना, उसके बाद I will try to send the video for the next part also. तो go through it and just finish up your syllabus. Only one chapter is left for that, ठीक है। तो all the best, prepare well and do not forget to revise the first terms chapter as well. Okay, thank you so much, have a good day.